आप सभी YouTube दर्शकों और श्रोताओं को डॉक्टर विनोद जैन का नमस्कार। अभी 15 अगस्त को ही हमने एक टॉपिक पे चर्चा की थी, मूव ऑन एंड कीप गोइंग। साथियों, जैसा आप जानते ही हैं कि मैं किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में सर्जरी का प्रोफेसर हूं और इसी सेवा के दौरान मुझे कोरोना का संक्रमण हो गया। इस समय मैं होम आइसोलेशन में हूं। तो क्या मुझे अपना जो शनिवार का कार्यक्रम है उसको रोक देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। पिछले शनिवार को हम लोगों ने प्रोफेशनलिज्म के ऊपर बात करी थी। उस समय भी मुझे कोरोना का संक्रमण था और अभी भी मैं होम आइसोलेशन में हूं। मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि मुझे आपसे सिंपैथी मिले। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जैसा हम लोगों से कहते हैं वैसा हम स्वयं करें। यही है इंटीग्रिटी। और कुछ यही चीजें हमको मोटिवेट करती हैं और इन्हीं भावनाओं के साथ इस शनिवार को आपके सामने फिर उपस्थित हुए हैं, प्रोफेशनलिज्म के आगे बात करते हुए बेसिक्स ऑफ मेडिकल एथिक्स। यद्यपि हम लोग मेडिकल एथिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, नैतिकता, परंतु जितनी भी बिंदु हम यहाँ बात करेंगे वे सारे हर क्षेत्र में एप्लीकेबल हैं। चाहे वो कॉरपोरेट जगत हो, चाहे वो बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे वो वकालत का क्षेत्र हो या अन्य कोई भी क्षेत्र, वहां पर यही सारे सिद्धांत काम में आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारी टॉक केवल डॉक्टर्स के लिए, पैरामेडिक्स के लिए, नर्सेस के लिए या स्वास्थ्य कर्मियों के लिए है। हमारी ये चर्चा सभी उन व्यक्तियों के लिए है जो समाज में रहते हुए दूसरे लोगों की सेवा के लिए तत्पर हैं। बात करें हम अगर एथिक्स की, तो ये टर्म आया कहां से? प्राचीन समय में ग्रीक देश से ये टर्म आया, एथिकॉस, मतलब रिलेटिंग टू वंस कैरेक्टर, और दूसरा इसका टर्म आया इथॉस, मतलब कैरेक्टर एंड मॉरल नेचर, नैतिकता। वहां से ये जनरेट हुआ और वहां से हम लोगों ने इसको एथिक्स के रूप में अपनाया। ये एथिक्स है क्या? ये बेसिकली इस बात से कंसर्न है कि हम स्वयं के लिए अच्छा करें और समाज के लिए अच्छा करें। क्या हमारे लिए अच्छा है व्यक्तिगत रूप में, और क्या समाज के लिए अच्छा है? हमें इस बात का ख्याल रखना है। और हमें अपने जीवन में कोई भी ऐसी अवसर आए जहां पे असमंजस की स्थिति हो, तो हमें निर्णय लेना है और निर्णय लेते समय हमें मॉरल का या नैतिकता का पालन करना है। 1803 में एक फिजिशियन और ऑथर थे, थॉमस पर्सिवल। थॉमस पर्सिवल साहब बहुत संवेदनशील थे और उस समय मेडिकल क्षेत्र में काफी सारी अनएथिकल एक्टिविटीज हो रही थी। तो इन्होंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया और उसको पब्लिश किया। वहां से मेडिकल एथिक्स की शुरुआत हुई। बाद में 1847 में इसमें और परिवर्तन हुए और इसको अडेप्ट किया गया। अब पूरे विश्व में मेडिकल एथिक्स फॉलो की जाती है और समय समय पर विभिन्न देशों में परिवर्तन होते रहते हैं। शोध के क्षेत्र में देखें तो डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी उनमें से एक प्रमुख है। आइए हम लोग कुछ उदाहरण के रूप में बात करते हैं। एक 45 साल का व्यक्ति जिसका मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया, वो रास्ते में पड़ा हुआ है, खून से लथपथ है, जीवित है परंतु बेहोश है। अब आप 3 स्थितियां इमेजिन कीजिए। पहली स्थिति यह है कि दो लोग, दो नॉर्मल लोग, सामान्य व्यक्ति वहां से गुजर रहे हैं। वो उस घायल व्यक्ति को देखते हैं
देखते हुए कुछ नहीं करते और आगे बढ़ जाते हैं। घायल व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है क्योंकि उसको समय से इलाज नहीं मिलता। दूसरी स्थिति यह है कि दो सामान्य व्यक्ति वहां से गुजर रहे होते हैं, घायल व्यक्ति को देखते हैं और उसको बचाने का प्रयास करते हैं। बचाने से उनसे कोई ऐसी भूल भी हो जाती है जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और तीसरी स्थिति है कि एक डॉक्टर साहब हैं, वो सुबेरे से लेकर रात तक की ड्यूटी करी है, अब ड्यूटी से ऑफ होकर अपने घर जा रहे हैं। उनकी गाड़ी में पेशेंट को रिससिटेट करने का सारा सामान है, परंतु वो अस्पताल की ड्यूटी से ऑफ हो गए। घर जा रहे हैं, उनके बच्चे का जन्मदिन है। वो उस घायल व्यक्ति को देखते हैं, रुकते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि अब मेरी ड्यूटी समाप्त हो गई। अब सवाल ये आता है कि इनमें से कौन एथिकल है और क्यों? जो व्यक्ति देख के चले गए वो अनएथिकल हैं। जो व्यक्ति देख के उसको बचाने के लिए जुट गए, यद्यपि उनको जानकारी नहीं थी, अपनी क्षमता के अनुसार उसको बचाने की कोशिश की और व्यक्ति की मृत्यु हो गई वहीं पर। या वो डॉक्टर साहब जो ड्यूटी समाप्त हो गई थी और उसके बाद वो अपने घर जा रहे थे और वहां नहीं रुके, ये सोच के कि हमारी ड्यूटी तो खत्म हो गई। क्या सोचा आपने? जी हां, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। जो व्यक्ति, दो व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति उसको देख के आगे बढ़ गए और उन्होंने कुछ नहीं किया, तो वो दोषी हैं, वो अनएथिकल हैं। जिन व्यक्तियों ने बचाने की कोशिश करी परंतु नहीं बचा पाए, वो अनएथिकल नहीं है। क्यों नहीं है? यहां पर यह मैं बताना चाहता हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एक गुड सैमरिटन लॉ स्थापित किया गया है। यह गुड सैमरिटन लॉ यह कहता है कि यदि आप अपनी क्षमता के अनुसार एक स्थिति में किसी व्यक्ति को बचाने की कोशिश करते हैं और उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, तो आपको इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि आपके इंटेंशंस उसको बचाने की थी, इसलिए वो व्यक्ति दोषी नहीं होगा। अब जो डॉक्टर साहब हैं, वो ड्यूटी उनकी समाप्त हो गई थी, यद्यपि वो दोषी हैं। अब क्यों दोषी हैं? क्योंकि चिकित्सक का एक फर्ज होता है किसी भी घायल को या किसी भी रोगी को उसकी जान को बचाना, चाहे ड्यूटी पे हो अथवा ड्यूटी पर ना हो। यदि उनके संज्ञान में लाया गया है तो उसको बचाना उनकी जिम्मेदारी होती है। क्या हो सकता था? ये लोग क्या कर सकते थे? वो व्यक्ति जो अनजान थे, जिनको चिकित्सकीय ज्ञान नहीं था, वहां से जा रहे थे और बिना कुछ किए चले गए, कम से कम एम्बुलेंस वाले को फोन कर सकते थे, पुलिस वाले को बता सकते थे, या उसको बचाने का कुछ प्रयास कर सकते थे। उन्होंने कुछ नहीं किया और वहां से वो चले गए और समय के अभाव में उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। डॉक्टर साहब को क्या करना चाहिए था? डॉक्टर साहब के पास सारा सामान था उसको बचाने का, वहां पे रुकना चाहिए था और रुक के उस व्यक्ति को अटेंड करना चाहिए और अपनी पूरी क्षमता से उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए थी, और साथ में ही अन्य लोगों की सहायता से एम्बुलेंस वाले को बुलाकर चिकित्सालय के लिए रवाना कर देना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि उनको चिकित्सालय तक पहुंचना था, मगर इतनी उनकी ड्यूटी बनती थी जो उन्होंने नहीं की। क्या वैल्यूज हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए? क्या वैल्यूज हैं? मेरी दृष्टि में सबसे बड़ी वैल्यू है आपकी एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब यह हो गया कि आप उसके मृत्यु, घायल मरीज के बारे में क्या सोच रहे हैं।
जो व्यक्ति आपके सामने है उसके बारे में वो कैसा महसूस कर रहा है, वैसा ही आप स्वयं महसूस करें। ऐसा महसूस करें कि यदि मैं इसकी जगह होता तो मैं क्या अपेक्षा रखता, उस प्रकार की सेवा देना, यह है एम्पैथी। तो जब एम्पैथी की भावना मन में आ जाएगी तो हमारे अंदर अपने आप मॉरलिटी आ जाएगी। और हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए यह गुण बहुत जरूरी है। अब आइए दूसरा उदाहरण लेते हैं। इसमें एक 38 साल की महिला है जिसको एक ओवरी का छोटा सा ट्यूमर है। उसके लिए ऑपरेशन के लिए जाती है। जब ऑपरेशन हो रहा होता है, उसका पेट खोला जाता है, तो जो ऑपरेशन कर रहे होते हैं डॉक्टर साहब, वो बताते हैं कि इसकी यूट्रस में भी खराबी है और इसकी यूट्रस भी निकाली जा सकती है। वो हस्बैंड को बताते हैं कि भाई देखिए, मैंने इनकी ओवरी तो निकाल दी है, इनकी यूट्रस में भी कुछ खराबी है, तो क्या करें। तो हस्बैंड कहते हैं कि ठीक है, आप उसकी यूट्रस निकाल दीजिए। और डॉक्टर साहब उसकी यूट्रस निकाल देते हैं, हिस्टेक्टमी ऑपरेशन कर देते हैं। अब ऐसी स्थिति में जब वो मरीज ठीक हो जाती है और उसको मालूम चलता है कि उसकी शरीर से उसका यूट्रस भी निकाल दिया गया है, तो वो एक कंप्लेंट करती है, न केवल डॉक्टर के खिलाफ बल्कि अपने पति के खिलाफ। अब इसमें क्या हुआ, पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या हुआ, कौन गिल्टी है? आप बताइए, डॉक्टर साहब गिल्टी हैं या हस्बैंड गिल्टी है या कोई गिल्टी नहीं है? डॉक्टर साहब ने तो पूछा था हस्बैंड से और हस्बैंड ने वाइफ के लिए सहमति दे भी दी थी। तो यहां पर कौन गिल्टी है? कोई गलत है क्या? यहां पर दोनों गलत हैं, दोनों ने अनएथिकल एक्ट किया है। आप एक एडल्ट मरीज की रजामंदी के बगैर उसका कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकते। हाँ, यदि ऐसी अवस्था आ जाए कि जहां पर जान बचानी पड़ जाए, उस सूरत में आप कुछ भी कर सकते हैं, मगर यहां ऐसी स्थिति तो होती नहीं। और हस्बैंड केवल अपने लिए दे सकता है कंसेंट, वाइफ के लिए नहीं दे सकता। आपसी सहमति हो सकती है, लेकिन वाइफ के लिए अकेले वो कंसेंट दे दे या वाइफ हस्बैंड के लिए अकेले कंसेंट दे दे बिना किसी इमरजेंसी के लिए, तो वो अनएथिकल में आता है। अब यहां पर आई इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ये क्या होती है? ये बहुत जरूरी है। चिकित्सकीय क्षेत्र में तो बहुत ही जरूरी है। जब भी हम रोगी की सेवा कर रहे होते हैं, उसकी चाहे क्रिटिकल केयर में, चाहे आईसीयू में, चाहे उसको वेंटिलेटर पे सेवा कर रहे हैं, चाहे उसका ऑपरेशन करने जा रहे हैं, उसको या कोई दवाई प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, उस व्यक्ति को पूरी बात बताना, उसके प्रो एंड कॉन्स बताना, उसके फायदे नुकसान बताना और बताने के बाद उसकी सहमति को लिखित रूप से लेना, ये हुई इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ऐसा नहीं कि तुम्हारा गॉल ब्लैडर है, तुम्हारा लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन करूंगा और कर दिया। उसको डिस्कस करना कि भाई देखो, गॉल ब्लैडर का तुम्हारे रोग है, पथरी है, इसका ऑपरेशन होना चाहिए, इसकी लैप्रोस्कोपी भी होती है, ओपन सर्जरी भी होती है, और भी कोई अगर उनको बता दें नोट्स वगैरह की पद्धति होती है, तो आप किस प्रकार की पद्धति से इलाज कराना चाहेंगे और कब कराना चाहेंगे। हाँ, अगर ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, गॉल ब्लैडर रप्चर कर गया है, तब तो आपको करना ही करना है ऑपरेट। लेकिन जब आप लाइफ सेविंग सिचुएशन पर नहीं है, तब आपको कोई भी इवन इंजेक्शन लगाने से पहले भी पूरी बात बतानी चाहिए। और अगर हमने नहीं बताई है, सहमति प्राप्त नहीं की है मरीज की, और मरीज को कुछ भी हो गया है, तो हम अनएथिकल हैं। अब तीसरा उदाहरण लीजिए। एक 38 साल की महिला है, उसको खून की बहुत कमी है, उसको खून चढ़ाने की जरूरत है, मगर उसका धर्म उसको इजाजत नहीं देता कि किसी अन्य व्यक्ति का खून उसके बदन में चढ़ाया जाए। और अब वो कहती है कि चाहे हम मर जाएं,
मगर हमको किसी दूसरे आदमी का खून नहीं चढ़ाना है, हमारा धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। अब ऐसी सूरत में आप क्या करोगे? कुछ सोचा है? क्या डॉक्टर अथवा नर्स उसको खून चढ़ाए और उसकी जान बचाए, या उसकी बात को मानकर उसको मरने के लिए छोड़ दे? यहां पर दो चीज आती है, एक आती है ऑटोनॉमी, एक आती है बेनिफिशेंस। ये क्या है, अभी चर्चा हम आगे भी करेंगे। ऑटोनॉमी का मतलब यह होता है कि रोगी को, किसी भी व्यक्ति को पूरा अधिकार होता है हम कौन सा इलाज कराएं, मगर यहां पर यह भी देखना पड़ता है कि उसके लिए बेनिफिशेंस मतलब जरूरी क्या है, उसके बेनिफिट के लिए क्या चीज है। तो यहां पर चर्चा का विषय है कि हम उसकी ऑटोनॉमी पर भरोसा करें या जो बेनिफिशेंस है उसके ऊपर जाएं, यानी कि रोगी के हित में काम करें। मेरा अपना मानना है कि हमें रोगी के हित में काम करना चाहिए, उसको समझा बुझाकर उसको जीवन बचाना चाहिए। और जीवन बचाने के लिए यदि हमारी इंटेंशन सही है तो हम बिल्कुल भी अनएथिकल नहीं है, भले ही हमने उसकी ऑटोनॉमी को सुपरसीड किया हो। मेडिकल एथिक्स के 4 मुख्य स्तंभ हैं: रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी, बेनिफिशेंस, नॉन मेलेफिशेंस एंड जस्टिस। एक एक करके बात करते हैं। ऑटोनॉमी, यहां पर मैंने जैसा पहले कहा कि रोगी को यह पूर्ण अधिकार होता है कि वो अपने बारे में क्या फैसला ले, उसको सारी बातें बतानी चाहिए और निर्णय उसका होता है। मगर यहां पर यह ध्यान देना है कि रोगी की मानसिक स्थिति ठीक होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मानसिक रूप से वो विक्षिप्त है और वो हमको गलत बात बता रहा है, या रोगी की मेडिकल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो कोई निर्णय ले सकने की स्थिति में हो, और या उसके द्वारा लिया गया निर्णय गलत हो। तो ऐसी स्थिति में हम लोग ऑटोनॉमी को नहीं मानते। जैसे मान लीजिए किसी रोगी की जीवन को बचाने के लिए किसी रोगी का पेट फूल रहा है और उसको नाक से नली डालनी है, राइल्स ट्यूब डालनी है। रोगी मना कर रहा है कि नहीं, हम नहीं डलवाएंगे, मगर उसकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो ये निर्णय उसके लिए सही है अथवा गलत इसको समझ सके। तो यहाँ पर हम उसकी ऑटोनॉमी को ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे। मगर हाँ, यदि रोगी पूर्णतया जागरूक है तो उसको अपने इलाज, कौन सा इलाज करवाना है, कैसे करवाना है कि नहीं करवाना है, यह उसको पूरा अधिकार होता है। फिर बेनिफिशेंस मतलब जो हमारा हेल्थ केयर वर्कर है वो पूरा ख्याल रखे कि जो भी वो कार्य कर रहा है या कर रही है वो रोगी के हित में हो। यहां पर एक चीज बहुत जरूरी है ये जानना कि अगर हमारी नॉलेज या हमारी स्किल अपडेटेड नहीं है तो हम रोगी को लाभ तो नहीं पहुंचाएंगे, कुछ ना कुछ उसका नुकसान ही कर देंगे। तो ये भी जरूरी है एथिक्स का ये प्रिंसिपल फॉलो करने के लिए कि हम अपने ज्ञान को निरंतर इंप्रूव करते रहें, कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम में हिस्सा लेते रहें और रोगी के हित में जो बेहतर हो उसको कार्य करें। दूसरा है नॉन मेलेफिशेंस, मतलब डू नो हार्म। यदि हम रोगी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसा ना करें कि उसका बुरा हो जाए। यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि कुछ अति उत्साही चिकित्सक या और कोई चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा व्यक्ति अति उत्साह में कुछ ऐसा कर देता है जिसकी क्षमता उसके पास नहीं होती और उससे रोगी का नुकसान हो जाता है। कुशलता है नहीं और अति उत्साह में, मान लीजिए कि सर के ऊपर चोट लगा कोई व्यक्ति मेरे पास में आए और मुझे न्यूरो सर्जरी करने का ज्ञान नहीं है और मैं अति उत्साह में न्यूरो सर्जरी करने के लिए उसके सिर में बर होल करने लगूं और उस वजह से रोगी की मृत्यु हो जाए, तो मैं अनएथिकल हो गया।
तो हमको और नुकसान नहीं करना कम से कम। फिर जस्टिस, न्याय करना है, यानी कि जो भी चीज उपलब्ध है वो सब में समान रूप से उपलब्ध हो। कहने का मतलब यह है कि अक्सर ये देखा गया है चिकित्सालयों में खास तौर से कि एक चीज होती है वीआईपी सिंड्रोम। कोई वीआईपी मरीज आ गया, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी आ गई, सब लोग उसी के इलाज में जुट गए और बाकी जो सामान्य मरीज हैं उनके इलाज को भूल गए। या मान लीजिए कोई बस एक्सीडेंट हो गया और बस एक्सीडेंट में 30 लोग एक साथ आ गए, उसमें से 2 ऐसे लोग थे जो समाज के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। बहुत दबाव हुआ डॉक्टरों के ऊपर, तो सारा डॉक्टरी अमला उस पर जुट गया, लेकिन बाकी बचे जो 38 थे उनको बचाने में कम एफर्ट्स किए और वो मरीजों का नुकसान हो गया। तो ये नहीं होना चाहिए। जस्टिस मतलब बराबर से जिस व्यक्ति को जैसा इलाज चाहिए, बगैर ये सोचे हुए कि ये वीआईपी है या नॉन वीआईपी है, मरीज के स्वास्थ्य की आवश्यकता को देखते हुए, उसकी इमरजेंसी को देखते हुए इलाज करना है। सबका इलाज समान रूप से करना है। किसी एक वर्ग विशेष के लिए ये इलाज है और वो उस दूसरे वर्ग विशेष के लिए नहीं है, तो ये हो गया अनएथिकल। कोई एक सर्जरी, मान लीजिए महंगी सर्जरी, अमीर आदमी के लिए अवेलेबल है और गरीब आदमी के लिए अवेलेबल नहीं है, तो ये हो गया अनएथिकल। अब यही 4 प्रिंसिपल हमारे व्यवसाय में, कॉरपोरेट जगत में, हमारी वकालत में या अन्य किसी क्षेत्र में काम आते हैं। हम मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर कि कहीं पर हम कोई सामान खरीदने जाते हैं कपड़े की दुकान में, तो ये हमारी अपनी ऑटोनॉमी है कि हम कौन सा कपड़ा खरीदें, किस रंग का कपड़ा खरीदें। कोई किसी की जोर जबरदस्ती या दबाव नहीं होनी चाहिए। और वहीं पर दुकानदार भी ये देखे कि हमारे लिए क्या हितकर है और कम से कम हमारे साथ ऐसा व्यापार न करे जिससे हमारा नुकसान हो रहा हो। तो ये सब चीजें हर जगह पर एप्लीकेबल हैं। या मान लीजिए कोई मुकदमा के लिए हम किसी वकील साहब के पास में जाते हैं, तो हमारा कुछ तो नुकसान हो ही चुका है, मगर वकील साहब को इतना जरूर देखना चाहिए कि मुकदमा करने से हमारा नुकसान और ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, और यदि कोई ऐसी संभावना है तो इसको पहले से ही बता देना चाहिए और इसके जिक्र कर देना चाहिए। फिर उसके बाद हमारी अपना ऑटोनॉमी होगी, हमारा अपना निर्णय होगा। तो सब प्रो एंड कॉन्स जानकर, चाहे वो इलाज कर रहे हों चाहे कोई अन्य क्षेत्र हो, ये 4 सिद्धांत को कभी नहीं भूलना है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो है रिस्पेक्ट फॉर पर्सन्स और ट्रूथफुलनेस एंड ऑनेस्टी, सत्य, निष्ठा और ईमानदारी हर क्षेत्र में बहुत जरूरी है। चाहे चिकित्सकीय क्षेत्र हो चाहे गैर चिकित्सकीय क्षेत्र हो, हमें सत्य निष्ठा को बनाए रखना है। जैसा हम अंदर हैं वैसा मुझे बाहर दिखना है, अपनी इंटीग्रिटी को बनाए रखना है और ईमानदारी से सबके लिए समान रूप से काम करना है। और हर व्यक्ति, चाहे किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय का हो, चाहे किसी भी वर्ग से आता हो, उसको समान रूप से उसकी इज्जत करनी है, उसको आदर सम्मान देना है। कई बार हम लोग असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं और उस असमंजस की स्थिति से निकालने के लिए एथिक्स के प्रिंसिपल काम में आते हैं। हमारे क्या अधिकार हैं, हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, इनका संतुलन बना के रखना चाहिए। केवल अधिकारों के लिए लड़ते रहें, जिम्मेदारी ना समझें, या जिम्मेदारी ही करते जाएं बगैर अधिकार जाने, इनका आपस में बैलेंस होना चाहिए। हमको ये सिखाता है कि हम अपना जीवन किस प्रकार से अच्छा जिए। ये भाषा भी सीखनी बहुत आवश्यक है कि क्या सही है अथवा क्या गलत। वो जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे चिकित्सकीय हो चाहे गैर चिकित्सकीय, ये काम में आता है। और जब भी हम असमंजस की स्थिति में हों तो हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इसका भी निर्णय एथिक्स के द्वारा दिखाया जाता है। जैसा आपने देखा कि वो महिला रक्त को चढ़ाने के लिए नहीं कह रही थी, मना कर रही थी, मगर चिकित्सक ये जानता था कि यदि इसको रक्त नहीं चढ़ाएंगे, ब्लड नहीं
चढ़ाएंगे तो ये महिला की मृत्यु हो सकती है। तो उसने उसको ब्लड चढ़ाया। तो जब कभी भी ऐसी निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति आए तो हमें एथिक्स के प्रिंसिपल को फॉलो करना है। और कहां कहां इसका यूज होता है, ये हमारी मॉरल मैप है। ये हमको बताता है कि कब हमें क्या करना है, किस परिस्थिति को किस प्रकार से डील करना है। और जब कभी हम किसी कठिन घड़ी से गुजर रहे हों, अनिर्णय की स्थिति में हों, तो जो एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं लेड डाउन, हर व्यापार में हर व्यवसाय में होते हैं, और उसी को ही फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमें कोई भी समस्या नहीं होगी। हमें नैतिक मूल्यों का पालन हर समय करना है। अब हम बात करते हैं कि हमारी मेडिकल एथिक्स में क्या क्या चीज बहुत जरूरी है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर मैं ये दोबारा कहना चाहता हूँ कि जब भी किसी रोगी का कोई इलाज करने जा रहे हैं, कोई ऑपरेशन करने जा रहे हैं या कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं, उसकी सहमति लेनी बहुत जरूरी है। और सहमति भी पूरी जानकारी देने के बाद लिखित रूप में लेनी जरूरी है। भले ही हमारी भावनाएं अच्छी हों और हमने कंसेंट नहीं ली है, तो हम इसको नहीं प्रूव कर पाएंगे और अनएथिकल कहलाएंगे। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी एक चीज होती है। रोगी और चिकित्सक या चिकित्सा कर्मी के बीच में एक गोपनीयता का रिश्ता होता है जिसको कानून भी मानता है। तो रोगी के द्वारा बताई हुई जानकारी हमको गोपनीय रखनी चाहिए, मगर यहाँ पर थोड़ी फ्लेक्सिबल अप्रोच भी जरूरी है। हमने पहले ही चर्चा की थी कि जो चीज व्यक्ति के लिए एवं समाज के लिए ठीक है, एक चिकित्सा कर्मी को वही करनी है। तो कई मामलों में गोपनीयता समाज का अहित कर सकती है। जैसे मान लीजिए किसी रोगी को कोई HIV जैसी बीमारी है या कोई अन्य सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। अब वो दाम्पत्य जीवन बिता रहा है, तो उसके साथी को उसकी रोग के बारे में बताना आवश्यक है, जिससे उसके साथी को बचाया जा सके। इसी प्रकार से एक मेडिकल बोर्ड है और उसमें ड्राइवरों का आंख का परीक्षण हो रहा है। अब किसी ड्राइवर की नजर कमजोर है, तो क्या इसमें गोपनीयता बनानी चाहिए? इसमें आप गोपनीयता नहीं बना सकते। इसमें आप संबंधित ऑफिस को, संबंधित अधिकारी को उसकी बीमारी के बारे में बताएंगे, जिससे वे दूसरों का नुकसान न कर पाए। तीसरा एग्जाम्पल मैं देता हूं। किसी व्यक्ति का किसी से झगड़ा हुआ, गोली लग गई। अब वो किसी प्राइवेट अस्पताल में आया, उसने कहा कि डॉक्टर साहब गोली लग गई है, मगर ये आप किसी को बताइएगा नहीं, आप मेरा इलाज कर दीजिए। मगर इसको भी पुलिस को सूचित करना डॉक्टर की नैतिक जिम्मेदारी है। यदि वो नहीं करता तो ये अनएथिकल एक्ट हो जाता है। तो हम लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि चिकित्सा व्यवसाय में जब हम अपना कार्य कर रहे हैं तो गोपनीयता तो बनाए रखें, मगर साथ में यह भी देखें कि उस गोपनीयता से समाज का नुकसान न हो। रेफरल कुछ लोगों में यह देखा गया है, चिकित्सा व्यवसाय से जो जुड़े हैं, कि किसी रोगी को संदर्भित करने के उपरांत कुछ आर्थिक लाभ लेते हैं। इसको अनएथिकल माना गया है और यह अनैतिक है, इसको नहीं करना चाहिए। फार्मा इंडस्ट्री से कोई अनैतिक संबंध है या उससे कोई हम अनुचित लाभ लेते हैं, तो यह एक्ट भी अनएथिकल है। चिकित्सा कर्मी यदि किसी रोगी से कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप स्थापित करता है, तो
मेरी निगाह में इससे ज्यादा अनैतिक कुछ नहीं हो सकता। यदि यह सेक्सुअल रिलेशनशिप इलाज के दौरान सहमति द्वारा भी बनाया गया है तो भी यह अनैतिक है, क्योंकि चिकित्सा कर्मी एवं रोगी के बीच में इलाज के दौरान एक विश्वास का रिश्ता होता है और उस रिश्ते को नहीं तोड़ना चाहिए, उस भरोसे को नहीं तोड़ना चाहिए। एक चिकित्सक दूसरे चिकित्सक के परिवार का ठीक प्रकार से देखभाल करे, उसका इलाज करे और उसमें आर्थिक लाभ न देखे, ये एथिकल एक्ट है। यदि हम अपने परिवार वालों में ही आर्थिक लाभ देखेंगे तो ये अनैतिक होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जब किसी रोगी का इलाज कर रहे होते हैं तो ये जानते हैं कि इसके इलाज से इस मरीज को कोई फायदा नहीं होने वाला, इस रोगी की मृत्यु निश्चित है, परंतु फिर भी हम लोग इलाज करने के लिए बाध्य होते हैं। परिवारजन हम लोगों को प्रेशर डालते हैं कि इनका इलाज करते रहिए, जो भी परिणाम होगा वो हम देख लेंगे। आप जानते हैं कि ये इलाज से उसको कोई लाभ नहीं होने वाला। ऐसी अवस्था में जो फ्यूटिलिटी है उसको कंटिन्यू न करके जो भी एक परिवार के लोग हैं, संबंधी हैं, मित्र हैं, उनके साथ बैठ के उनको समझाकर और उसी के द्वारा एक निर्णय लें और निर्णय के अनुसार काम करें, बिना वजह किसी इलाज को लंबा न खींचें। आजकल प्रचार बहुत देखे गए हैं, बहुत सारे रोगों के शर्तिया इलाज बताए जाते हैं। कैंसर का शर्तिया इलाज, लंबा होने का इलाज, पतला होने का इलाज, यहाँ तक कि आजकल के कोरोना युग में कोरोना का शर्तिया इलाज। ये सब मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट अनैतिक कार्य हैं। इनको रोकना होगा। यदि इनका प्रकाशन हो रहा है तो इसके प्रति भी हमको जागरूकता अपनानी होगी और समाज को बताना होगा कि इस प्रकार के प्रचार अनैतिक हैं। सारांश में मैं ये कहना चाहूँगा कि एथिक्स हमारे चरित्र को दर्शाता है, ये इसको डिफाइन करता है और हमको एथिकल प्रिंसिपल फॉलो करने चाहिए जब भी हम चिकित्सा व्यवसाय में अपना कार्य संपादित कर रहे हैं। दूसरों के सेंटीमेंट्स का पूरा ख्याल करना चाहिए, आदर करना चाहिए। हमारे सामने यदि कोई रोगी है या कोई क्लाइंट है, उसको जो भी वो अपने मन में सोचता है उस विचार का आदर करते हुए हमें अपने काम को करना है। जब कभी हम असमंजस की स्थिति में होते हैं तो एथिकल प्रिंसिपल्स, एथिकल गाइडलाइंस हमको उस स्थिति से उबारती हैं और हमको जो भी लेड डाउन प्रिंसिपल्स होते हैं उनके अनुसार कार्य करना चाहिए। कई बार डिसएग्रीमेंट होता है चिकित्सक और दूसरे चिकित्सक के बीच में या चिकित्सक और रोगी के बीच में, तो उस डिसएग्रीमेंट को सॉल्व करने के लिए हमको एथिक्स के प्रिंसिपल को देखना चाहिए और उसी के अनुसार काम करना चाहिए। सही दिशा में काम करना है, हमको ये सिखाता है हमारी नैतिकता। और जब आप एथिक्स को फॉलो करेंगे, चाहे वो आपका रोगी हो, चाहे वो आपका क्लाइंट हो, चाहे कोई आपका अन्य व्यक्ति हो, तो वो आपसे बहुत ही उसकी स्ट्रांग बॉन्डिंग होगी। अगर आपने फेयर डीलिंग करी है, और सभी ने महसूस किया होगा कि यदि एक रोगी एक किसी चिकित्सक के पास जाता है, उसका व्यवहार अच्छा लगता है, उसका इलाज अच्छा होता है, वो ठीक से फॉलो करता है, उसकी समझ में आता है कि ये एथिकल है, तो बार बार उसी के पास जाता है। हम मिठाई की दुकान में सामान खरीदने जाते हैं, लगता है कि ये आदमी ठीक सामान बेचता है, सही दाम लेता है, किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाता है, तो हम बार बार वहीं जाते हैं। तो हर चिकित्सकीय क्षेत्र में, चाहे गैर चिकित्सकीय क्षेत्र में, कोई भी व्यावसायिक क्षेत्र हो, ये हमारी बॉन्डिंग को और स्ट्रांग करता है। हमको नैतिकता अगर हम पालन करते हैं
तो यकीन मानिए समाज में आपका सबसे रिश्ता बहुत ही मधुर और बहुत ही मजबूत होगा। हमको जीवन कैसे जीना चाहिए ये सिखाता है, और उस जीवन को कैसे दूसरों को सीखना चाहिए ये भी बताता है। कोड ऑफ एथिक्स हर एक व्यवसाय में दिए हुए हैं। हमारे व्यवसाय में भी कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स हैं और उनको फॉलो करना है। इस विषय पर कभी विस्तार से फिर से चर्चा करेंगे, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी एथिक्स के प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं, चाहे हम किसी भी व्यवसाय में हैं, उसमें हमको फॉलो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ए ट्रू प्रोफेशनल फॉलोइंग एथिक्स इज मोस्ट रिस्पेक्टफुल पर्सन ऑफ सोसाइटी। आप पूर्णतया सहमत होंगे इस मेरी बात से कि जो व्यक्ति प्रोफेशनल है, जैसा मैंने पिछले टॉक में प्रोफेशनल का पूरा विस्तार से चर्चा की थी, अपना काम जानता है, उसको नॉलेज है, उसका स्किल अच्छी है, उसका एटीट्यूड प्रॉपर है, वो हर समय अवेलेबल रहता है, बात करने का तरीका अच्छा है, कम्युनिकेशन अच्छा करता है, और साथ में वो एथिक्स के प्रिंसिपल को, सिद्धांत को फॉलो करता है, तो इससे ज़्यादा आदर वाला व्यक्ति समाज में कोई और नहीं होता। चाहे वो नेताओं की श्रेणी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स की श्रेणी हो, चाहे वो टेक्नोक्रेट्स की श्रेणी हो, चाहे वो कॉरपोरेट की श्रेणी हो, चाहे वो आपके किसी भी क्षेत्र की श्रेणी हो। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी बात को ध्यान से सुना, और निश्चित इस काल में मैं आपके सामने उपस्थित हुआ। इसकी प्रतिक्रिया भी यदि आपकी मिलेगी तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरे चैनल को न केवल देखें, पसंद करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लोगों को प्रेरित करें, क्योंकि इस छोटे से मिशन से मेरा अपना यह मानना है कि मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा है दूसरों के साथ शेयर कर सकूं, और ऐसा करने से ना मैं लोगों को भला कर पाऊंगा बल्कि स्वयं अपना भी भला कर पाऊंगा, क्योंकि जब बात को बार बार दोहराऊंगा तो मैं भी तो वो फॉलो करूंगा। बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद।